मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में गूंजा अवैध बालू खनन का मुद्दा। बीजेपी विधायक राम प्रवेश राय ने उठाया बालू के रेट की बढ़ोतरी का मामला। बीजेपी विधायक के सवालों पर खनन मंत्री जनक राम ने दिया जवाब। कहा बालू की कालाबाजारी रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन, गलत रेट पर बालू बेचने वालों पर होगी कार्रवाई। तेजस्वी ने सदन में उठाया विधायकों की पिटाई का मामला। सिर्फ 2 पुलिसकर्मियों के सस्पेंशन पर उठाए सवाल। कहा बड़े अधिकारियों को बचाया गया। तेजस्वी का जातीय जनगणना पर राज्य सरकार को सुझाव। कहा सीएम के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी से करे मुलाकात, केंद्र के सामने रखे मांग। एनडीए के खिलाफ बोलकर फंसे मुकेश सहनी, पार्टी के विधायक ने खोला मोर्चा। कहा बैठक में शामिल न होना दुर्भाग्यपूर्ण। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे बिहार और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। सदन में विपक्ष का हंगामा हुआ है। बेल में आकर विपक्षी सदस्य हंगामा कर रहे हैं, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो इससे पहले आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने आज सदन में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया और कहा कि विधायकों के साथ जो मारपीट का मामला हुआ था पिछले सत्र में, वो बेहद गंभीर है। इसे गंभीरता से इस मामले को उठाया और इसी को लेकर वहां प्रदर्शन भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि सदन में विपक्ष ने इसको लेकर जमकर हंगामा किया। बेल में आकर विपक्षी सदस्य हंगामा कर रहे थे इसको लेकर और साफ तौर पर उन्होंने कहा जो कार्रवाई हुई है वो नाकाफी है। मैं 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर देना, सिपाही स्तर के 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए इस बड़े मामले में ये लीपापोती और खानापूर्ति की गई है, जिसमें जो विपक्ष को नाकाफी गुजर रहा है और उसने साफ तौर पर यह कहा कि कार्रवाई के नाम पर महज लीपापोती की गई। सदन में विपक्ष का हंगामा इसी बात को लेकर हुआ है और कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर गई है। तो मानसून सत्र काफी छोटा सत्र है और ऐसे में पहले ये सहमति बनी थी कि जनता के जो मुद्दे हैं उसको सही तरीके से वहां पर रखा जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी और सत्र सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन जो आसार नजर आ रहे थे कि विधानसभा में जो विपक्ष है वो सत्र सही से चलने में दिक्कत आएगी, क्योंकि विपक्ष के सदस्यों के कई सारे मुद्दे हैं और वो निश्चित तौर पर हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे थे और ठीक वैसा ही देखने को मिल भी रहा है कि सत्र के दौरान हंगामा हो रहा है और वहां विपक्षी विधायक जो है वो हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले विधानसभा के बाहर भी जो विपक्षी विधायक हैं उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हंगामा किया और साफ तौर पर वहां पर प्रदर्शन भी किया और सदन के अंदर बेल में आकर विपक्षी सदस्य हंगामा कर रहे हैं और सीधे तौर पर उन्होंने कार्रवाई जो हुई है उसको नाकाफी बताया। विधायकों के साथ मारपीट मामले को बेहद गंभीर बताया। तो सदन में विपक्ष का हंगामा हुआ। बेल में आकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया है और इसको लेकर वहां जो विधायक हैं वो सीधे बेल में आ गए और उन्होंने हंगामा किया, प्रदर्शन करने लगे और विपक्षी विधायकों के साथ पिछले सत्र में जो मारपीट हुई थी उसको बेहद गंभीर बताया और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सदन में सीधे तौर पर यह कहा कि ये जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें अगर इस तरीके से माननीयों के साथ व्यवहार किया जाएगा तो ये दुर्व्यवहार जो है वो बहुत गंभीर है। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र जुड़े, सीधे हम उनके पास चलेंगे। अशोक, जिस बात की आशंका जताई जा रही थी कि छोटा सत्र और हंगामेदार होगा, ठीक वैसा ही हो रहा है और फिर से विपक्षी विधायकों के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अशोक, जिस तरीके से अंदाजा हम लोग लगा रहे थे और आशंका जताई जा रही थी कि सदन में जो सत्र है हंगामेदार होगा, ठीक वैसा ही हुआ। विपक्षी विधायकों के मारपीट मामले को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शन हुआ और सदन की कार्रवाई स्थगित हुई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 23 मार्च को बिहार विधानसभा के अंदर विपक्षी सदस्यों के साथ पुलिसिया कार्रवाई की गई, यानी कि पुलिसकर्मियों के द्वारा जो मारपीट किया गया उसको लेकर के विपक्षी सदस्यों का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं पड़ा है और अभी भी वो गुस्से में हैं। यही वजह है कि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी विपक्षी सदस्यों ने अपने गुस्से का इजहार किया। काला पट्टी यानी कि मुंह में मास्क लगा करके वो सदन के अंदर आए और सदन में आज जो प्रश्नोत्तर काल चल रहा था तो ये उम्मीद की जा रही थी कि सदन की कार्यवाही सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चलेगी, लेकिन जब
प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ तो विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने विधानसभा अध्यक्ष से अपने 2 प्रस्तावों को स्वीकार करने की मांग की, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार किया, लेकिन सदन के अंदर उनको अपनी बात रखने की अनुमति दी। और जब तेजस्वी प्रसाद यादव सदन के अंदर बोलना शुरू किए तो जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं उन लोगों ने विरोध जताया और 23 मार्च की घटना के लिए विपक्षी सदस्यों को दोषी करार दिया। सत्ताधारी सदस्यों के विरोध के कारण सदन में पूरी तरह से हंगामा शुरू हो गया और ऐसी स्थिति आ गई कि अब फिर दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी जाने लगी। फिर विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले को संभाला और विधानसभा अध्यक्ष ने 23 मार्च की घटना का जिक्र करते हुए वह उस दिन को काला दिन बताया और कहा कि बिहार के अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने ऐसी घटना नहीं देखी है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पहले भी इस तरह की घटना घटी है और जो दोषी लोग हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। उन्होंने विधायक का ज्योति के बारे में अपनी बात कही और फिर 71 विधायकों को एक बार जो सदन से निलंबित किया गया था इसकी भी चर्चा उन्होंने की। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि जो बीत गई सो बात गई और अब आगे हम लोगों को सचेत रहना है। उन्होंने कहा कि जो यह मामला आया हुआ था उसमें उन्होंने आचार समिति को मामला सौंप दिया है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करेंगे। फिर तेजस्वी प्रसाद यादव को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि अगर सदन के अंदर यानी कि विधानसभा परिसर और विधानसभा के अंदर विधायकों का मान सम्मान नहीं रहेगा तो फिर आखिर कहां रहेगा। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी घटना बगैर किसी बड़े अधिकारियों के निर्देश पर नहीं घटी और सिर्फ 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, जो सही नहीं है। तेजस्वी ने जो इस घटना में दोषी लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फिर उन्होंने जातीय जनगणना की भी बात उठाई। फिर सरकार की ओर से जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपनी बात रखी और उन्होंने केरल के विधानसभा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का उल्लेख किया और विजय कुमार चौधरी ने विस्तार पूर्वक बताया कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सदन के अंदर भले हमको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर कोई भी सदस्य सरकारी टेबल कुर्सी या अन्य सरकारी संपत्ति की क्षति पहुंचाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बिल्कुल अशोक, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से सदन में पिछले सत्र में जो हंगामा हुआ, विपक्षी विधायकों के साथ मारपीट का मामला हुआ और आज जो नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा है कि अपने ही घर में अगर मान सम्मान नहीं है तो ये बेहद गंभीर मामला है और कार्रवाई को नाकाफी बताया, तो क्या माना जाए जो कार्रवाई है वो महज खाना पूर्ति है या फिर इसमें सब कुछ बीच बचाव का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है? नहीं अमित, देखिए इस मामले पर सत्ता पक्ष पूरी तरह से डटा हुआ है और सत्ता पक्ष का मानना है यानी कि सरकार का मानना है, सदन के अध्यक्ष का भी मानना है कि 23 मार्च की जो घटना थी उस घटना में कहीं न कहीं विपक्षी कुछ सदस्यों का आचरण बेहद गंभीर रहा है और इसलिए बार बार सरकार कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी कहा कि जो वीडियो फुटेज मंगा करके उसकी जांच कराई जाए और जो दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने भी यह संकेत दिया है कि 2 घटनाएं हुई हैं, एक दोषी है जो सदस्य ने आचरण गलत किया है और दूसरा दोषी है कि कर्मचारियों ने जो पिटाई की है। तो दोनों मामलों की जाँच की जा रही है, एक प्रशासनिक जाँच की जा रही है और दूसरी विधानसभा सदस्यों के लिए आचार समिति जांच कर रही है और इसमें जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो सरकार भी किसी तरह पीछे हटने के मूड में नहीं है और यही वजह है कि अब टकराव की स्थिति धीरे धीरे और बनती जा रही है। सरकार पीछे हटने के मूड में नहीं है और विरोधी दल के जो सदस्य हैं वो मानने के मूड में नहीं है। वैसी परिस्थिति में अब देखना है कि क्या होता है। फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका। तो अशोक मिश्र हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त बता रहे थे किस तरीके से सदन में हंगामा हुआ और जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने सीधे तौर पर विधायकों की मारपीट का मामला एक बार फिर से गंभीरता से उठाया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कहा गया है कि विधानसभा आचरण समिति इसे देख रही है और कार्रवाई जरूर की जाएगी, लेकिन सत्र हंगामेदार है और फिर से वहां 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की गई है। फिलहाल हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में अवैध बालू का भी मुद्दा उठाए खनन मंत्री जनक राम ने जवाब दिया। बिहार की 2 कंपनियों की बंदोबस्ती रद्द की गई है। मंत्री बालू की कालाबाजारी रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है, ऐसा उन्होंने कहा। गलत रेट पर बालू बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो मंत्री ने सीधे तौर पर यह कहा है कि कार्रवाई यहां पर बालू की कालाबाजारी रोकने के लिए की जाएगी। टास्क फोर्स का गठन हुआ है। बिहार की जितनी कंपनियां थी जिसमें 2 कंपनी राजस्व को चूना लगाने हेतु
ऐसे उन्होंने कदम उठाया, तो उसी उनके कदम उठाने के बाद से सरकार ने इतनी तत्परता कार्रवाई की है कि बाकी जगहों पे अवैध खनन न हो सके। लगातार टास्क फोर्स के माध्यम से छापामारियां चल रही है। पूर्व के भी रिकॉर्ड अगर जांच किया जाए तो इतनी बड़ी छापामारी, इतनी बड़ी कार्रवाई ये अब तक की सरकार में ही संभव हुआ, पूर्व में कभी संभव नहीं हो सका था। ठीक। तो पटना से खबर है, जहां तेजस्वी ने उठाया विधायकों की पिटाई का मामला। कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। 2 पुलिसकर्मियों के सस्पेंशन पर सवाल उठाए। लोकतंत्र के मंदिर में विधायकों की पिटाई हुई है और बड़े अधिकारियों को बचाया गया। सीधा सीधा आरोप लगाया नेता प्रतिपक्ष ने। तो 2 पुलिसकर्मियों के सस्पेंशन पर सवाल उठाया है तेजस्वी यादव ने और सीधे तौर पर यह कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में विधायकों की पिटाई हुई है और अगर अपने ही घर में विधायकों को मान सम्मान नहीं मिलेगा, यानी जो विधानसभा है वहां मान सम्मान नहीं मिलेगा, तो ये बेहद गंभीर मामला है। एक बात सोचना पड़ेगा कि लोकतंत्र के मंदिर में विधायकों की अगर पिटाई होती है तो विधायकों की क्या मान सम्मान रह जाएगा। आप देखिएगा कार्रवाई जो भी हुई, लेकिन 2 मात्र पुलिसकर्मी जो हैं, सिपाही, उनको निलंबित किया गया है। आज विधायक को महोदय जो है मान सम्मान, कल को कोई भी विरोध करेगा, सत्ता आती जाती रहती है, कल को फिर से ऐसा वातावरण होगा महोदय तो कल को कोई भी पुलिस वाला विधायक को गोली मार देगा, फिर कार्रवाई के नाम पे 2 सिपाही को आप निलंबित कर दीजिएगा। यही होगा महोदय। तो विधानसभा में तेजस्वी ने जातीय जनगणना पर कहा है कि बिहार विधानसभा से 2 बार प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भी भेजा गया, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की मांग को खारिज कर दिया। तेजस्वी ने कहा कि अब इस मामले में हमें ज्यादा गंभीरता दिखाने की जरूरत है। तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में विधानसभा की एक कमेटी बनाई जानी चाहिए और नीतीश कुमार को देश का नेतृत्व करते हुए केंद्र सरकार के सामने जाकर मांग रखना चाहिए कि देश में जातीय जनगणना कराई जाए। कि जातीय जनगणना को लेकर एक मिनट हम खाली हम बोल दो, 1 मिनट में एक विषय पर आ जाने दीजिए। एक दिन हम वाइड अप कर देंगे महोदय, फिर इकट्ठे जो होगा बोल लेंगे। जातीय जनगणना को लेकर के महोदय केंद्र सरकार ने मना है, सुझाव है। अब फिर सुन लीजिए, जातीय जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार ने मना कर दिया, लेकिन आप लोग सब लोग महोदय अभी गवाह कि 2 बार इस सदन ने जातीय जनगणना का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया है महोदय। अभी देखिए जिस पर महोदय गंभीरता के साथ इसमें भी हम बोर्ड सुझाव दे रहे हैं। सर एक मिनट महोदय, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, सुन लिया जाए। हड़बड़ाहट किस बात की है महोदय, गंभीर विषय है और पूरे सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि जातीय जनगणना की गिनती हो, लेकिन क्या मर्यादा रह जाएगा इस विधायिका का, लोकतंत्र के मंदिर का। हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि लिखित में अब तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही भले एक विधानसभा की कमेटी जाकर के प्रधानमंत्री से समय लेकर के जाकर के मिले और जातीय जनगणना कराए। हम लोग पूरी और इसी के साथ वक्त चला छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी आप देखते रहिए हमारे बिहार। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद में कोरोना से मौत का मामला उठा। कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए, सरकार पर आंकड़ा छिपाने का भी आरोप लगाया। तो विधान परिषद में यह मामला उठा है, कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए और कोरोना से मौत मामले को लेकर सवाल उन्होंने उठाया है और सरकार पर आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया है। तो विधान परिषद में यह मामला कांग्रेस ने उठाया है। बिहार विधानसभा के बाहर कांग्रेस और आरजेडी विधायकों ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि महंगाई से लोग परेशान हैं। कई लोग आर्थिक स्थिति खराब होने पर अब तक आत्महत्या भी कर चुके हैं। दूसरी तरफ राजद के विधायकों ने पंपलेट लेकर बिहार विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायकों ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों बेरोजगारी के मुद्दे को देख रही है, लेकिन चुपचाप तमाशा देख रही है। बिहार विधानसभा के दूसरे दिन भी महागठबंधन के कई विधायक हेलमेट लगाकर पहुंचे। कैश से ऊपर उठकर देश को बचाने के लिए काम करना चाहिए। और जातीय जनगणना वालों से मैं एक सवाल करता हूं कि संविधान में तो रिजर्वेशन है, आर्थिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप से पिछड़े और फिर धार्मिक रूप से पिछड़े को दे दिया गया है। उनको उन पर लड़ना चाहिए। वो समाज आप महसूस कर रहे होंगे
तेल पेट्रोल और डीजल भराने जब जाते होंगे तो ये महसूस हो रहा होगा जो कांग्रेस सरकार 70 साल में नहीं बढ़ाई होगी, ये मोदी सरकार 7 साल में डीजल और पेट्रोल को 100 के पार लेके चली गई। उसके अलावा रोजमर्रा की जो कीमतें हैं, जो दाल है, तेल है, सब के कीमत आसमान छू रहे हैं। गरीब कैसे बाढ़ बख्तियारपुर क्षेत्र में बिजली की समस्या को लेकर जाप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बिहार विधानसभा के गेट पर प्रदर्शन किया। पीएम सीएम सब झूठा निकले। वादा किए थे कि हर घर बिजली पहुंचा दिए, लेकिन आप देख सकते हैं हर घर में मीटर है, तार नहीं। इसी को लेकर हम विधानसभा पहुंचे हैं। भले ही विधायक बनकर नहीं पहुंचे, लेकिन सरकार को आंख खोलने के लिए हम लोग विधानसभा पहुंचे हैं। क्योंकि आप जान क्या दिक्कत हो रही है, मीटर हर घर में मीटर लगा दिया गया है, तार है ही नहीं है। सिर्फ मीटर खामा पूर्ति कर दिया गया है। और पटना के डीएम कुमार रवि भी सम्मानित हो गए थे। उस समय पटना के डीएम कुमार रवि जी थे कि बिहार में हर जगह बिजली पहुंचा दिए। उनको बिहार सरकार भी सम्मानित कर चुकी। पटना हाईकोर्ट में कोरोना को लेकर आज सुनवाई हुई है। राज्य सरकार के हलफनामे से कोर्ट नाखुश है। दोबारा हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। कोर्ट ने सरकार को 30 दिनों की मोहलत दी है। हाईकोर्ट ने कई बिंदुओं पर मांगा था जवाब। वैक्सीन की उपलब्धता पर रिपोर्ट मांगी गई थी। जिले में बेड की स्थिति पर भी रिपोर्ट मांगी गई थी। संक्रमण और टेस्टिंग पर भी रिपोर्ट देने को कहा गया था। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। तो कोर्ट ने सरकार को 30 दिनों की मोहलत दी है और फिर से जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट ने कई बिंदुओं पर जवाब मांगा था और जिस जवाब से हाईकोर्ट नाखुश हुआ और अब इसको लेकर फिर से सरकार को जवाब देने को कहा गया है। तो संक्रमण और टेस्टिंग को लेकर रिपोर्ट देने की बात कही गई थी। इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं हैं उस पर भी रिपोर्ट देने को कहा गया था। पटना हाईकोर्ट में कोरोना को लेकर सुनवाई हुई है। इस पर सरकार ने जो जवाब दाखिल किया है उसको लेकर कोर्ट ने टिप्पणी की है और इससे हाईकोर्ट नाखुश है और सीधे तौर पर यह कहा गया है कि फिर से इसकी रिपोर्ट दी जाए और 30 दिनों की मोहलत दी गई है। संवाददाता मरगूब आलम फोन लाइन पे इस वक्त जुड़े हैं। मरगूब, कोर्ट ने ये कहा है कि फिर से जवाब दाखिल करे सरकार और सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखी। 30 दिनों का मोहलत दिया गया है आज। क्या और जानकारी आपके पास? दोहरा सवाल दोहराएंगे ना? जी मरगूब, हाईकोर्ट ने जो सरकार जवाब दाखिल की कोरोना को लेकर उस पर नाखुशी जाहिर की और कहा है कि ये सही नहीं है। फिर से सरकार जवाब दाखिल करे। 30 दिनों की मोहलत सरकार को दी गई है। और क्या जानकारी पहुंच रही है? तो कोरोना को लेकर के कई अहम बिंदु पर बैठक आज सुनवाई थी पटना हाईकोर्ट में। पटना हाईकोर्ट में ने कहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर के क्या हो रहा है उस पर आपका जवाब होना चाहिए। कितने लोगों को सेकेंड डोज दिया गया है ये महत्वपूर्ण है। कितने लोगों को पहला डोज दिया गया है ये महत्वपूर्ण, उसकी संख्या आप बताइए। तो और इसके साथ साथ कह सकते हैं कोरोना को लेकर के जो तीसरी लहर की दस्तक है जिसको लेकर के आईसीएमआर और WHO लगातार अलर्ट कर रहा है भारत सरकार को और बिहार सरकार को, उसको लेकर के किस तरीके से क्या प्लानिंग बनाई गई है राज्य सरकार ने, उसको लेकर के अभी कितनी तैयारियां की हैं। ऑक्सीजन प्लांट का क्या हुआ, कह सकते PHC सेंटर में डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति हुई नहीं, इन सभी मामलों को लेकर के लगभग 1 महीने का समय दिया गया है। एक पूरी रिपोर्ट, वो रिपोर्ट विस्तृत होनी चाहिए। उस रिपोर्ट में सभी बातों का की जानकारी राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है हाईकोर्ट में देने के लिए। 30 दिन के बाद फिर मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मरगूब आलम हमारे संवाददाता बता रहे थे 30 दिनों की मोहलत सरकार को दिया गया है। कोर्ट ने दोबारा जवाब दाखिल करने को कहा है और जो जवाब दाखिल किया गया उससे पर कोर्ट ने नाखुशी जाहिर की है और कहा है कि फिर से सही तरीके से जवाब दाखिल किया जाए। अगली खबर का हम लोग करेंगे। बिहार में जदयू 2024 और 2025 के चुनावी तैयारी में लग गई है और इसको लेकर संगठनात्मक रूप से पार्टी को मजबूत बनाने की कवायद में जुटी हुई है। इसी कड़ी में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा 4 दिवसीय दौरे पर अररिया पहुंचे। आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साथियों को स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि अररिया जिला जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए हम आए हैं और बैठक में पार्टी की मजबूती के लिए पार्टी के निचली इकाई जो हमारा संगठनात्मक ढांचा है, इस ढांचा को दुरुस्त करने के लिए
यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहाँ आके हमें एक सुखद सानुभूति महसूस हो रहा है। ये हम महान साहित्यकार गणेश्वर नाथ रेणु जी का एक धरती है। इस धरती पर बहुत सारी यहाँ का कथा है और हमें विश्वास है कि यहाँ के जो लोग हैं, हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उसमें एक नई जुनून उत्साह। मुकेश सहनी के आरोपों को लेकर उनके पार्टी यानी विकासशील इंसान पार्टी में बगावत के सुर उठने लगे हैं। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा के विकासशील इंसान पार्टी के विधायक राजू सिंह ने सवाल उठाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एनडीए विधायक दल की बैठक में नहीं जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार में रहकर सरकार के खिलाफ बोलना सही नहीं है। मुकेश सहनी को अगर सरकार में दिक्कत है तो सरकार से अलग होने का फैसला लें। एनडीए की बैठक में जनता के मुद्दों पर चर्चा होती है। मुकेश सहनी वीआईपी के विधायकों से राय तक नहीं लेते हैं। और विधायक राजू सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौतम ने। विधायक राजू सिंह हमारे साथ हैं और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी की तरफ से जो कल एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही कि एनडीए में हमारी बात नहीं सुनी जाती है और इसलिए हम एनडीए की बैठक में सम्मिलित नहीं होंगे। पूरे बिहार में इस राजनीतिक विषय को लेकर चर्चा है क्योंकि सहयोगी दल के वो एक मंत्री भी हैं और एक जो कहा जा सकता है पार्टी भी है उनकी। इस तरह का बयान देना 4 विधायकों के साथ रहते हुए राजू सिंह जी वीआईपी पार्टी के विधायक है और उन्हीं से हम जानते हैं कि सर ये जो घटना घटी क्या है बिहार में, जो वीआईपी पार्टी साथ में है, साथ आप लोग क्यों नहीं दे रहे सरकार का? नहीं, सरकार का साथ दे नहीं, सरकार के साथ हैं, लेकिन कल जो घटना घटी है उसके बारे में खुद मुझे पता नहीं था। ये एक घटना घटी है, इस घटना के बारे में विस्तृत में नहीं बता पाऊंगा। आज हम लोग बैठेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, उनके साथ चर्चाएं होंगी, बातें होंगी, उसके बाद में जरूर अपनी बातों को रखूंगा। लेकिन ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, कल की बैठक में न शामिल होना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन समय में क्या ऐसा कुछ लगा आपको कि सरकार या मुख्यमंत्री या जो सिस्टम है आपकी बातों को नहीं, वीआईपी के मंत्री और विधायकों की बात नहीं सुन रहे हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगा है। अपनी बातें जो भी होती है सरकार के सामने रखते हैं, लगभग सुनी जाती है। ऐसा भी नहीं है कि हर बातें जो सुनने लायक बातें हैं वो सब बात सुनी जाती है। जहाँ पे हमारे माननीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सवाल है, मैं समझता हूँ इनकी भी बातें जरूर सुनी जाती होगी। एक सवाल और है, उत्तर प्रदेश में सरकार ने पहले से ये नियम निकाल कर कोर्ट की तरफ से आदेश है कि मूर्तियां नहीं लगाई जाएंगी। मुकेश सहनी को ये बताया भी गया है, उसके बावजूद भी क्या ये लगाना कुछ पुलिस पर आरोप लगा कि मुझे वापस भेज दिया गया, मेरे साथ ये गलत किया गया? ये नियम के खिलाफ तो जाना किसी के लिए भी सही नहीं है। ये देश का संविधान ऐसा है कि देश के संविधान में कानून से ऊपर कोई है ही नहीं। फिर इस तरह की बातें, कानून इस तरह की बनी है कि मूर्ति वहाँ नहीं लगेगी तो फिर नहीं लगनी चाहिए थी। ये तो सिर्फ कानून का उल्लंघन है, नहीं होना चाहिए ऐसा। मुकेश सहनी जी मांझी जी से मिलते हैं, ये क्या प्रेस पॉलिटिक्स की एक कुछ शुरुआत है क्या, दबाव बनाने की? देखिए उन लोगों की सोच है। मैं मांझी जी हम लोग के लिए बहुत ही आदरणीय है, सम्माननीय है। मैं मांझी जी के साथ भी काम किया हुआ हूँ, मांझी जी के साथ पिछले 20 साल से मैं देखा हूँ, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि क्या प्रेशर पॉलिटिक्स क्या है, मैं इसको नहीं बता सकता। लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्मों पे एक साथ रहना, अपनी बातों को रखना, ये बिल्कुल ही सही था। जो नहीं कल का नहीं जाना, ये मेरे समझ से सही नहीं था, गलत था। चलिए, राजू सिंह जी थे वीआईपी के विधायक। मुकेश सहनी की घटना को लेकर उन्होंने कहा है कि जनता से जुड़े हुए विषयों पर जो है बात जरूर होनी चाहिए। जो गलत है वो गलत होना चाहिए, जो सही है वो सही होना चाहिए। मुकेश सहनी से इनकी मीटिंग है और मीटिंग के बाद ये बताएंगे कि आगे जो क्या कुछ पार्टी का एक्शन होगा और किस तरह से कार्य होगा। इस समय पटना से मैं अगली खबर का रुख करते हैं। पटना के विक्रम में नारकोटिक्स ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 लोगों को लाखों के हेरोइन और अल्प्राजोलम के साथ गिरफ्तार किया गया। तस्करों के पास से हथियार भी बरामद हुआ है। तो पटना के विक्रम में नारकोटिक्स ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई हुई है और हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है और अल्प्राजोलम भी उनसे बरामद हुआ है। तो तस्करों के पास से हथियार की भी बरामदगी हुई है और तस्करों के पास हथियार की बरामदगी हुई है। पटना में अहम कार्रवाई, आपको बता दें कि ये कार्रवाई की गई है और नारकोटिक्स विभाग ने ये कार्रवाई की है और बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। लाखों के हेरोइन और हथियार के साथ ये गिरफ्तार हुए हैं। संवाददाता मरगू वाला में इस वक्त फोन पे जुड़े हुए हैं। मरगू, यहाँ पर नारकोटिक्स ब्यूरो की अहम कार्रवाई हुई है और हेरोइन भी बरामद की गई है और कई सारी सामग्रियां भी बरामद हुई है। और क्या ताजा अपडेट है? देखिए, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को इस बात की सूचना मिली थी कि नौबतपुर विक्रम के रास्ते में एक बड़ी डील होने वाली है। कह सकते हैं कि नशीली चीजों की। उसके बाद एक टीम का गठन किया गया। टीम लगातार नजर रखी हुई थी। एक लग्जरी गाड़ी गुप्त सूचना के आधार पर उसे रोका गया
और जब उसमें तलाशी की गई तो वहां पे लगभग भारी मात्रा में हीरोइन के साथ लगभग भारी मात्रा में अल्ट्राजोलम का एक बड़ा पैकेट बरामद किया गया और साथ ही साथ एक पिस्टल, कई गोलियां बरामद की गई। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मनोज कुमार और रोहित दोनों का इंटरनेशनल रैकेट है। दोनों नशीले पदार्थ के जी मरगूब, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मरगूब आलम हमारे संवाददाता बता रहे थे कि वहां पर एक बड़ी डील होने की सूचना मिली थी और तभी नारकोटिक्स ब्यूरो ने ये कार्रवाई की और इनकी गिरफ्तारी वहां हुई है। फिलहाल अगली खबर का हम रुख करेंगे। खगड़िया जिले के भरतखंड सहायक थाना के बुद्ध नगर के पास अनियंत्रित ट्रक ने एक किशोर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और जीएन बांध को पार करने के दौरान युवक ट्रक की चपेट में आ गया। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। तो हमारे बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से अंतराल के बाद देखिए हमारे झारखंड सहयोगी राहुल के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।